नमस्कार, स्वागत है आपका चेतन भारत लर्निंग पर। भारतीय संविधान की आज की कक्षा में अध्ययन भारतीय संविधान के भाग 10 में और अनुसूची 5 और 6 में प्रदत्त अनुसूचित एवं जनजातीय क्षेत्रों के प्रशासन के बारे में है। अब यदि हम जनजातियों की बात करें, जिनको कई बार भारत में आमतः आदिवासी या वनवासी कहकर भी संबोधित किया जाता है, तो आखिर कौन है जनजाति या फिर आदिवासी भाई बहन हमारे? हम आगे परिभाषा के तौर पर भी बात कर लेंगे। हालांकि भारत का कोई भी कानून या संविधान परिभाषित नहीं करता है जनजातियों को, बल्कि कुछ लक्षण हैं जिनके आधार पर हमारे मंत्रालय जनजातियों की पहचान करते हैं। तो उन लक्षणों की हम बात कर लेंगे। परंतु आमतौर पर देखें तो जनजाति समूह आखिर कौन है, तो ये वो समूह हैं जो किन्हीं कारणों से आधुनिकता की इस दौड़ में हमारे साथ, मतलब बाकी समाज के हिस्सों के साथ आगे नहीं बढ़ पाए हैं और आज भी हजारों साल, सैकड़ों साल पुरानी व्यवस्थाओं पर ही आधारित जीवन जी रहे हैं। वो चाहें इनकी शिक्षा की बात कर लें या फिर औषधि के क्षेत्र में बात कर लें, तो वो आज की आधुनिकता के हिसाब से नहीं, बल्कि जो बहुत सालों की इनकी परंपरा है उसी हिसाब से अपना जीवन जी रहे हैं। और कई मौकों पर यह भी देखा जाता है कि भौगोलिक पृथक्करण का शिकार हैं। मतलब जिन आम शहरों में, गांवों में बाकी समाज के घर है, वहां पर नहीं रहते हैं, बल्कि जंगलों में, वनों के अंदर प्रवास करने की भी व्यवस्था है। कई जनजातियों में ऐसा देखा गया है। तो फिर क्या इनको छोड़कर हम आगे बढ़ जाएं? क्या भारतीय संविधान ऐसी एक व्यवस्था प्रदत्त करता है कि जो अगड़े हैं वो अगड़े रहें और जो पिछड़े हैं पिछड़े रहें, पिछड़ों के बारे में नहीं सोचा जाएगा? और यह तो बात प्रमाणिक ही है कि बहुत सारे आधारों पर हमारी जनजातियां वो पिछड़ी हैं, वो चाहे सामाजिक आधार पे हों, शैक्षिक आधार पे हों या आर्थिक आधार पे हों। तो इन्हीं बातों को ध्यान रखते हुए कि भाई जनजातियां भी तो हमारे नागरिक ही हैं, और जब हम मौलिक अधिकारों की बात करें या संविधान के बाकी अधिकारों की बात करें, तो जनजातियों का भी पूरा अधिकार है कि इन अधिकारों की सुविधा को उन तक पहुंचाया जाए। आधुनिकता की दौड़ से जो भी फायदे मिले हैं वो जनजाति समूह तक भी पहुंचाए जाएं। यदि वो शिक्षा के अवसर हैं, वो स्वास्थ्य के अवसर हैं या फिर रोजगारों के नए नए अवसर हैं, तो उनमें भी समानता और समान अवसर जनजातियों को भी प्रदान किए जाएं। लेकिन जैसा हम जानते हैं कि बहुत सारी जनजातियां वो तो अति आदिम लक्षणों के साथ अभी जी रही हैं। कुछ जनजातियों में, और ये मैं पूरे सम्मान के साथ कहना चाहता हूं क्योंकि उनकी संस्कृति वैसी है, तो हम संस्कृति में प्रश्न नहीं उठा रहे हैं, परंतु जैसे कई जनजातियों के साथ यह भी है कि अभी वस्त्रों का उपयोग भी नहीं शुरू हुआ है। वनों से, पेड़ों की छालों से, पत्तों से जो मिला वो पहन लेते हैं। तो निर्वस्त्रता भी कई जगहों पे देखी जाती है। कई जगह पर ऐसी भी जनजातियां हैं जो अभी खाना इकट्ठा करने वाली ही जनजातियां हैं। मतलब वनों से, जानवरों से जो मिला उसको खा रहे हैं, खेती कर कर भी वो अपना अनाज नहीं उगा रहे हैं। कई जगह अगर खेती करते हैं तो जैसी आज की आधुनिक खेती है या एक जगह स्थायी खेती है, वो नहीं कर रहे हैं। जैसे एक खेती का जरिया होता है झूम खेती। आज एक जमीन पर खेती कर ली, फिर उसको साल 2 साल के लिए छोड़कर कहीं और चले गए, कहीं और जमीन खोद ली, वहां खेती कर ली है। तो इस तरह से खेती कर रहे हैं, और वो भी सिर्फ अपने जीवकोपार्जन के लिए। जीवकोपार्जन भी इतना कि खेत से जो फसल पैदा होगी उसको खा लेंगे, जीवन बसर होता रहेगा। तो इस तरह के अति आदिम लक्षण भी पाए जाते हैं कुछ जनजातियों में। अब अगर 26 जनवरी 1950 को भारत का संविधान लागू हुआ, भारत आज़ाद पहले ही हो चुका है, और भारत सरकार जाके कहे कि सुनो आदिवासी भाइयों बहनों, इधर आओ, अब भारत आज़ाद हो चुका है, ये संविधान है, आप भारत देश के निवासी हैं, और आइए अब अपने पुराने तौर तरीके छोड़िए और हमारे साथ नई शिक्षा व्यवस्था के रास्ते नए आधुनिक भारत के निवासी बन जाइए। तो उनको रातों रात नहीं समझ में आएगा। भाई बहुत सारे जनजातियों के लिए, आदिवासियों के लिए उनका देश बस उतना ही जंगल है, उतना ही क्षेत्र है जहां वो हजारों साल से रह रहे हैं, पीढ़ी दर पीढ़ी रह रहे हैं। उनको नहीं पता कि भारत की अवधारणा क्या है या आपके संविधान की अवधारणा क्या है, जिसमें उन्हीं के मौलिक अधिकारों की बात की गई है। तो फिर समझाना तो होगा ना, पीछे छोड़ के आगे बढ़ जाने की परिकल्पना तो नहीं की गई है। अब इसी चीज के लिए चाहिए समय कि धीरे धीरे बातें समझाई जाएंगी, धीरे धीरे हम मुख्य धारा में शामिल करेंगे अपने आदिवासी भाइयों बहनों के लिए, इसी समय के लिए और इसी चीज के लिए कि हमारे आदिवासी भाई बहन नई प्रशासनिक व्यवस्थाओं से जानकार हो सकें और धीरे धीरे अपनी जीवन शैली में बदलाव ला सकें। इसी के लिए भारतीय संविधान के भाग 10 और साथ ही
अनुसूची 5 और 6, अनुसूची 5 और 6 खासकर इसलिए बनाई गई है ताकि अनुसूचित जनजातीय क्षेत्रों में प्रशासन, जो आमतौर पर प्रशासन बाकी जगहों पर चलता है, उससे भिन्न हो सके। मतलब इसका जो मुख्य उद्देश्य है अनुसूची 5 और 6 का, वो ये है कि अनुसूचित जनजातीय क्षेत्रों में जो प्रशासन की व्यवस्था है वो जो हमारे आदिवासी भाई बहन है उनकी जीवन शैली के अनुरूप हो सके, उसके ज्यादा करीब हो। और फिर धीरे धीरे प्रशासनिक व्यवस्थाओं में कुछ बदलाव लाए जाएंगे और धीरे धीरे हमारी जनजातियों को मुख्य धारा में शामिल कर लिया जाएगा। मुख्य उद्देश्य यही है कि उन तक उनके मौलिक अधिकार भी पहुंचाए जाएं, उनकी संस्कृति का संरक्षण भी हो, परंतु फिर एक समय भी मिल जाए और धीरे धीरे मुख्य धारा में वो अंतर्निहित होते चले जाएं। अब यदि हम विधिवत अध्ययन शुरू करें अनुसूची 5 का या 6 का, तो उससे पहले जान लेते हैं कि ऐसे किन लक्षणों की हम बात कर रहे हैं जिनके आधार पर पहचान की जाती है किसी व्यक्ति या समूह की कि यह जनजाति से संबंधित है। तो इसके लिए जैसे मैं पहले ही बता चुका हूं कि भाई ये जरूर हम याद रखेंगे कि कोई परिभाषा नहीं है, संविधान में कहीं परिभाषित नहीं किया गया है जनजातियों को। यहां तक कि हमारे पास एक मंत्रालय है, जनजातियों से ही संबंधित मंत्रालय है। अगर हम उसकी वेबसाइट पर जाएं तो वहां पर भी हमें परिभाषा नहीं मिलती है, वरन उस वेबसाइट पर हमें मिलते हैं कुछ मानदंड, कुछ लक्षण जिनके आधार पर किसी समूह की पहचान की जाती है जनजाति के तौर पर। अब ये क्या लक्षण है? तो ये है आदिम लक्षणों के संकेत होने चाहिए। मतलब कि आज नहीं, वरन जैसे हजारों सैकड़ों साल पहले मानव समूह रहा करते थे उस तरह से रह रहे हैं। जैसे उस तरह के मकान नहीं है, जंगलों में रह रहे हैं, या फिर जैसे हमने कहा कि खाना इकट्ठा कर लिया, जितना मिला वो खा लिया। वस्त्रों की बात नहीं है, या जो हमारी आज की अर्थव्यवस्था है जहां पर आप नकदी देकर कुछ खरीदते हैं, मूल्य तय किया गया है चीज़ों का, इस आधार पर नहीं जी रहे हैं बल्कि चीज़ों के आदान प्रदान पर जी रहे हैं कि भाई मेरे पास 4 प्याज हैं, तुम्हारे पास 2 आलू हैं, चलिए हम इनको परस्पर बदल लेते हैं। इस तरह से अर्थव्यवस्था चल रही है। तो फिर आदिम लक्षणों के संकेत होने चाहिए। फिर हम आगे आते हैं तो विशिष्ट संस्कृति होनी चाहिए। यह जरूर याद रखा जाए, मुख्य लिखित परीक्षा में आपके उत्तर से कहीं भी यह परिलक्षित नहीं होना चाहिए कि आप आदिवासियों को संस्कृति विहीन समूह के तौर पर दर्शा रहे हैं। विशिष्ट संस्कृति है लगभग सभी आदिवासी समूहों की, उनके अपने रीति रिवाज हैं, ब्याह शादी और अनेकों मतलब खुशी या फिर जितने भी दुख के पल होते हैं उन पर अपने रीति रिवाजों के तहत वो अपना जीवन गुजार रहे हैं। इसी के अलावा हम बात करें तो लोक नृत्य, इसके अलावा लोक गायन की शैलियां, बहुत सारे लोकगीत, तो आपको भिन्न भिन्न जनजाति समूह में ये मिलेगा। तो एक विशिष्ट संस्कृति है इनके पास। साथ ही भौगोलिक अलगाव, देखिए हमारे यहाँ पर 2 समूह ऐसे हैं जिनको पिछड़ेपन का शिकार ज्यादा होना पड़ा है। जैसे एक है हमारे पास अनुसूचित जातियां और दूसरे अनुसूचित जनजाति। लेकिन दोनों में एक बड़ा फर्क यह है कि जब हम अनुसूचित जातियों के पिछड़ेपन की बात करते हैं और कारण तलाश करने की कोशिश करते हैं तो हमें पता लगता है सामाजिक पृथक्करण का शिकार हुए हैं, एक सामाजिक अलगाववाद का शिकार हुए हैं कि समाज से पृथक कर दिया गया था। लेकिन भौगोलिक पृथक्करण नहीं देखने को मिलेगा। उन्हीं गांव, उन्हीं शहरों में अनुसूचित जातियां भी रह रही थी जहां पर गैर अनुसूचित जातियां रह रही थी। तो वहां पर है सामाजिक पृथक्करण का या सामाजिक भेदभाव का शिकार। परंतु जब हम आते हैं अपने जनजातियों की तरफ तो यहां सामाजिक पृथक्करण तो है, लेकिन उससे भी ज्यादा जो अहम चीज है वो है भौगोलिक अलगाव, भौगोलिक पृथक्करण। मतलब के जंगलों में रहना या फिर वनों में रहना या फिर ऐसी जगहों पर रहना, ऊंचे पहाड़ों पर जहां पर आम तौर पर बाकी लोग नहीं रह रहे हैं। तो एक भौगोलिक अलगाव का मानदंड होना चाहिए। इसी के साथ आगे चलें तो बड़े पैमाने पर समुदाय के साथ संपर्क में झिझक, एक झिझक है कि जो समाज के बाकी हिस्से हैं जिनको आप आधुनिक समाज कह देते हैं उनसे ज्यादा मेलजोल की भावना नहीं है, बल्कि एक झिझक है कि इनसे ज्यादा मेलजोल नहीं रखना है। और इसी के साथ पिछड़ापन, अब वो पिछड़ापन बहुत सारे आधारों पे हो सकता है। शैक्षिक पिछड़ापन है, औषधि के क्षेत्र में पिछड़ापन है कि जड़ी बूटी पत्तों से ही अपना इलाज करा रहे हैं, आज का जो आयुष का सिद्धांत है उसका प्रतिपालन नहीं हो रहा है। या फिर जो रोजगार के नए नए तरीके हैं वो नहीं है, जो हजारों सैकड़ों साल की परंपराएं थी उसी पर आधारित इनका रोजगार भी चल रहा है। तो भिन्न भिन्न तरीके का पिछड़ापन है। आर्थिक पिछड़ापन तो है ही उनमें से एक। तो इन सारे मानदंडों पर हम यह पाते हैं कि भारतीय सरकार यह
तय करती है कि कौन सा समूह जनजाति समूह होगा और अनुसूचित जनजाति जब उनको अनुसूचित कर दिया जाए। अब इसकी क्या व्यवस्था है, तो याद रखेंगे, एक तो यह केंद्र के द्वारा अनुसूचित किया जाता है। राज्य को अधिकार नहीं है कि वो अपने राज्य में खुद से ही स्वतः उत्प्रेरण से, खुद की शक्ति से किसी को अनुसूचित जनजाति में वहां पर सूचीबद्ध कर दिया जाए। तो इसके लिए क्या प्रणाली है संविधान में? अनुच्छेद 342 ये कहता है कि राष्ट्रपति राज्य के राज्यपाल के परामर्श से किसी जनजाति को अनुसूचित जनजाति के रूप में अधिसूचित कर सकते हैं, अधिसूचित कर सकते हैं। मतलब कि यदि किसी राज्य के अंदर कोई जनजाति है और उसको अनुसूचित करना चाहते हैं तो राज्य के राज्यपाल अनुशंसा करेंगे, वो राष्ट्रपति कार्यालय जाएगा, फिर भिन्न भिन्न मंत्रालय से होते हुए या फिर राष्ट्रीय स्तर पर कुछ समितियां हैं उनसे होते हुए अधिसूचित किया जाएगा राष्ट्रपति के ही द्वारा कि कोई जनजाति अब अधिसूचित की जाती है अनुसूचित जनजाति के आधार पर। अब हम आते हैं इस बात के ऊपर कि इन सब लक्षणों के आधार पर हम अनुसूचित जनजाति को चुनते हैं या अनुसूचित जनजाति के तौर पे अधिसूचित करते हैं, परंतु इससे यह अंदाजा बिल्कुल ना लगा लिया जाए कि हमारे यहाँ जो जनजातियां हैं वो सिर्फ ऐसी ही हैं कि किसी जंगल में किसी घोड़े के ऊपर बैठकर शिकार करने का काम कर रही हैं या फलों फूलों को एकत्र करने का काम कर रही हैं। हम आज़ादी के बाद अब 75 साल बाद यहाँ खड़े हैं, तो याद रखा जाए कि अनुसूचित जनजातियों में भी भिन्न भिन्न प्रकार की अनुसूचित जनजातियां हैं। पहली बात तो ये कि भिन्नता खुद अनुसूचित जनजातियों में बहुत है और बहुत सारे रीति रिवाज एक दूसरे से पूर्णतया भिन्न हैं। और इसी के साथ आधुनिकता की इस दौड़ में कुछ जनजातियां अति आदिम लक्षणों से ऊपर उठकर जो हमारी मुख्य धारा है इसके समीप आती जा रही हैं। तो आपको जरूर है कि अंडमान निकोबार में कुछ ऐसी जनजातियां मिल जाएं जो एक द्वीप समूह पे रह रही हैं या एक द्वीप पे रह रही हैं और वहां पर किसी बाहरी का आना भी उन्होंने वर्जित कर रखा है। स्टेंसिलीन जनजाति है, एक अंडमान निकोबार के द्वीप समूह पे मिलती है, पूर्णतया पृथक है, आज भी किसी बाहरी से कोई संबंध नहीं रखते हैं। झिझक छोड़िए, उन्होंने तो पूर्णतया वर्जित कर रखा है कि कोई बाहरी व्यक्ति हमारे द्वीप पर आएगा ही नहीं। सरकार को भी जब सर्वे करने होते हैं तो हवाई सर्वे किए जाते हैं। तो ऐसी भी जनजातियां हैं और वही तीर कमान, वही शिकार, उसी तरह से उनका जीवन यापन चल रहा है। लेकिन उसके बाद फिर आपको कुछ बंजारे जैसी मिलेंगी जनजातियां जो पशुपालन का काम करते हैं। आपने पहाड़ों में सुनी होंगी कि जब बहुत सर्दी होती है तो तराई क्षेत्र में उतर आते हैं और जब ठंड थोड़ी कम हो जाती है तो वापस ऊंचे पहाड़ों पर लौट जाते हैं, पशुपालन कर रहे हैं, दूध दही मक्खन इसको बेचकर वो मुद्रा भी कमाने का काम कर रहे हैं। तो ऐसी भी जनजातियां हैं। इसके अलावा हम जानते हैं कि हमारे यही जनजातीय भाई बहन अच्छी शिक्षा के बाद सरकारी नौकरियों में और जितने भी निजी व्यवसाय हैं वहां पर भी अब अग्रिम पंक्ति में आने लगे हैं और इसी के साथ MLA MP बनकर देश के लिए कानून लिखने का भी कार्य कर रहे हैं। तो बहुत हमें भिन्नता देखने को मिलेगी खुद आदिवासी समूहों के अंदर। तो सिर्फ ये कह देना कि नहीं बस जो किसी जंगल में ही पड़ा है सिर्फ वही व्यक्ति आदिवासी है, यह पूर्णतः सत्य नहीं है, इसका ध्यान रखेंगे। अब आते हैं फिर, जब हम समझ चुके हैं कि भिन्न भिन्न आधारों पर, मानदंडों पर जब हम किसी जनजाति को अधिसूचित कर देते हैं तो फिर हम किस परिप्रेक्ष्य में आज अनुसूची 5 का अध्ययन करने जा रहे हैं। अब अनुसूची 5 की यदि हम बात करें तो इसमें याद रखा जाए कि 4 उत्तर पूर्व के राज्यों को छोड़कर, कौन कौन से? असम, मेघालय, मिजोरम, त्रिपुरा। मैं दोबारा दोहराता हूं, असम, मेघालय, मिजोरम, त्रिपुरा। उत्तर पूर्व के इन 4 राज्यों को यदि आप छोड़ दें तो बाकी राज्यों में, इन 4 राज्यों के अलावा बाकी किसी भी राज्य में यदि कोई भी ऐसा क्षेत्र है जिसको राष्ट्रपति द्वारा अनुसूचित क्षेत्र घोषित कर दिया गया है तो उस अनुसूचित क्षेत्र में प्रशासनिक व्यवस्था के लिए बनाया गया है अनुसूची 5 को। मतलब इस अनुसूचित क्षेत्र का जो प्रशासन होगा, प्रशासनिक व्यवस्था काम करेगी, वो अनुसूची 5 में दिए गए प्रावधानों के अनुरूप काम करेगी। लेकिन इन 4 राज्यों को कुछ छोड़ा गया है तो उसकी चिंता ना करें, इन 4 राज्यों के लिए ही तो अनुसूची 6 को बनाया गया है। तो यहाँ की प्रशासनिक व्यवस्था के लिए अनुसूची 6 को हम पढ़ेंगे। तो अब हम यहाँ पर खड़े हैं इस बात पर कि इन 4 राज्यों को, असम, मेघालय, मिजोरम, त्रिपुरा, उत्तर पूर्व के 4 राज्यों को छोड़कर, अब इसके अलावा चाहे वो उत्तर प्रदेश हो, हिमाचल हो, मध्य प्रदेश हो, उड़ीसा हो, कहीं पर भी यदि राष्ट्रपति जी द्वारा अधिसूचित कर दिया गया है अनुसूचित क्षेत्र को
तो वहां की व्यवस्था अलग तरह से चलेगी। इसको थोड़ा और समझ लेते हैं। मान लीजिए हिमाचल प्रदेश। अब हिमाचल प्रदेश, और समझिए कि इसका कोई एक ऐसा इलाका लाहौल स्पीति के आसपास, हम आगे मापदंडों की बात कर लेंगे। तो वहां पर यदि बहुत सारे आदिवासी रह रहे हैं, अभी सिर्फ इतना मान के चलेंगे, क्योंकि मापदंडों का भी आधार होगा कि जो अनुसूचित क्षेत्र आप बना रहे हैं ये किस आधार पर बना रहे हैं। लेकिन अभी के तौर पे ये माने कि हिमाचल प्रदेश और इसका लाहौल स्पीति का इलाका, और यहाँ पर बहुत सारे आदिवासी भाई बहन रह रहे हैं, तो फिर यहाँ के राज्यपाल नहीं, राष्ट्रपति जी को यह अधिकार प्राप्त है कि उस इलाके को ये अनुसूचित क्षेत्र के आधार पर या अनुसूचित क्षेत्र के रूप में अधिसूचित कर सकते हैं। अब होगा क्या? अब होगा ये कि जो अनुसूचित क्षेत्र है इसका प्रशासन वैसा नहीं होगा जैसा बाकी हिमाचल प्रदेश का चल रहा है, बल्कि यहाँ का प्रशासन जो यहाँ पर रहने वाली जनजातियां हैं उनकी परंपराओं, उनकी प्रथाओं के अनुकूल बनाने की कोशिश की जाएगी। तो यहाँ पर रुककर एक प्रारंभिकी का प्रश्न तैयार कर लेते हैं कि अनुसूची 5 के तहत राज्यों में, इन 4 राज्यों के इतर जो राज्य हैं वहां पर अनुसूचित क्षेत्र बनाने का अधिकार किसके पास है? तो याद रखें, राज्यपाल के पास नहीं है, यह अधिकार राष्ट्रपति जी के पास सुरक्षित किया गया है। फिर इस क्षेत्र का एक तो गठन करना राष्ट्रपति जी, और फिर यदि इस क्षेत्र को बढ़ाना हो, कभी कम करना हो या समाप्ति कर देना हो, कि मान लीजिए या तो यहां पर जो जनजाति समूह अब वो जनजाति समूह रहे नहीं, या फिर यहां से जनजाति समूह इस क्षेत्र को छोड़कर कहीं और चले गए हैं, किसी भी वजह से मान लीजिए कि अब जरूरी नहीं कि यहां पर अनुसूचित क्षेत्र रखा जाए, तो यदि इसको समाप्त करना हो तो क्या समाप्त करने का प्रावधान है? हाँ है, और वो शक्ति भी राष्ट्रपति जी के पास है। यहां पर यह भी याद रखा जाए, संसद के पास नहीं, राष्ट्रपति जी की कार्यकारी शक्तियों में है ये। फिर आगे आते हैं, तो राष्ट्रपति को अनुसूचित क्षेत्र के प्रशासन के संबंध में राज्यपाल को निर्देश देने का अधिकार है। भाई वैसे तो यह किसी राज्य का ही क्षेत्र है, परंतु यदि ये अनुसूचित क्षेत्र हो गया है तो अब राष्ट्रपति जी को यह अधिकार होता है कि यहाँ के प्रशासन के बारे में राज्यपाल को निर्देश दे सकते हैं, और राज्यपाल को उन निर्देशों का अनुसरण करना होगा। फिर हम आते हैं इससे भी जरूरी जो हमारे बिंदु है उसके ऊपर, कि अनुसूचित क्षेत्र बनाने के लिए मापदंड क्या क्या हैं, किन आधारों पर किसी राज्य में किसी क्षेत्र को, जैसे हमने अभी हिमाचल के लाहौल स्पीति में बना दिया था एक, तो किन आधारों पर आप किसी क्षेत्र को अनुसूचित क्षेत्र घोषित करेंगे। तो यहां पर मापदंड देख लें कि एक तो अधिकांश आदिवासी आबादी है, मतलब उस क्षेत्र में जो बहुलता है वो आदिवासी समुदाय की है, जो गैर आदिवासी हैं वो कम गिनती में है वहां पर। इसके अलावा सुगठित और क्षेत्र का उचित आकार, भाई कुछ तो एक ऐसा आकार आप चुनेंगे जिसको आप अनुसूचित क्षेत्र बनाएंगे। अगर एक सुगठित आकार नहीं है उस क्षेत्र का तो प्रशासन कैसे काम करेगा? इसी सुगठित क्षेत्र की उपलब्धि के लिए कि उसको उपलब्ध कराया जा सके, इसके लिए जो आधार चुना जाता है वो होता है कोई तालुक होगा, ब्लॉक होगा, जिला होगा, ठीक है, मतलब इस तरह की कोई तहसील होगी, मतलब एक प्रशासनिक इकाई तो हो, तभी वहां पर आप प्रशासन को चला पाएंगे, चाहे वो जनजातियों की परंपराओं के अनुकूल आप चलाएंगे। मतलब मैं कहना ये चाहता हूं कि किसी 1 या 2 ब्लॉक को या तो उसको आप अनुसूचित क्षेत्र कहेंगे, किसी तहसील, 2 तहसील, 4 तहसील को आप कहेंगे, या किसी जिले को आप कहेंगे, मतलब कि एक प्रशासनिक इकाई होगी आधार पर, उसको अधिसूचित किया जाएगा अनुसूचित क्षेत्र के तौर पर। और फिर पड़ोसी क्षेत्र की तुलना में आर्थिक पिछड़ापन होना चाहिए, मतलब ये जो भी चाहे 2 तहसील हैं, 1 जिला है, जो भी प्रशासनिक इकाई है, जब हम इसकी आर्थिक समृद्धता की तुलना करते हैं किसी पड़ोसी क्षेत्र से, किसी साथ के जिले, किसी साथ की तहसील से, तो पता लगता है कि इस क्षेत्र में आर्थिक पिछड़ापन है जब हम तुलना करते हैं साथ लगते किसी क्षेत्र से। तो इन मापदंडों के आधार पर तय किया जाता है राष्ट्रपति द्वारा कि कौन सी प्रशासनिक इकाई को अब अनुसूचित क्षेत्र के तौर पर अधिसूचित किया जाएगा। चलिए, अब तो हम ये समझ चुके हैं कि किस आधार पर आपके राज्य के अंदर कोई भी अनुसूचित क्षेत्र राष्ट्रपति जी द्वारा बनाया जाएगा। इससे आगे चलते हैं तो समझ लेते हैं कि इस वक्त कितने राज्यों में इस तरह के अनुसूचित क्षेत्र बनाए गए हैं। इस वक्त भारत के 10 राज्यों में, सिर्फ 10 राज्यों में अनुसूचित क्षेत्र हैं। हाँ, बार बार देखिए, मैं याद कराने की शायद जरूरत ना हो, अभी हम उत्तर पूर्व के 4 राज्यों की बात नहीं कर रहे हैं, उससे इतर बात कर रहे हैं, अनुसूची 5 हम पढ़ रहे हैं। तो यहां पर याद रखेंगे आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, दोनों पिछड़े भाई, फिर छत्तीसगढ़, और छत्तीसगढ़ के साथ आप मध्य प्रदेश भी याद कर लें, दोनों पिछड़े भाई, फिर गुजरात है जी, हिमाचल प्रदेश है,
झारखंड है, महाराष्ट्र है, उड़ीसा है, राजस्थान है, बिहार नहीं है, क्योंकि बिहार का जो ज़्यादातर जनजातीय क्षेत्र है वो अब झारखंड के अंदर है। इससे पहले बिहार भी हुआ करता था। 2000 जब झारखंड नहीं बना था, 2001 से पहले, तब बिहार हुआ करता था। अब क्योंकि बिहार का ज़्यादातर जो जनजातीय क्षेत्र है वो झारखंड के अंदर है, तो अब झारखंड को इस सूची में रखा गया है। 10 राज्य हैं जहां पर अनुसूची 5 के द्वारा अनुसूचित क्षेत्रों को अधिसूचित और अधिनियमित किया गया है। अब आते हैं कि देखिए, हमने बना लिया है किसी भी राज्य के अंदर एक अनुसूचित क्षेत्र। अब यहाँ के प्रशासन को हम किस तरह से बदलेंगे, या यहाँ का प्रशासन बाकी राज्य की इकाइयों के प्रशासन से भिन्न किस तरह स्थापित आप करेंगे। तो यहाँ पर शक्तियां दी जाती हैं राज्यपाल को, मतलब राज्यपाल शक्तियों का अनुसरण करते हुए यहाँ के प्रशासन को एक अलग दिशा और दशा प्रदान करेंगे। पहली बात तो ये याद रखें कि अनुसूचित क्षेत्र के प्रशासन के बारे में राष्ट्रपति जी को राज्यपाल द्वारा एक वार्षिक रिपोर्ट भेजी जाती है, या उससे पहले भी यदि राष्ट्रपति जी कहें कि भाई मुझे इस क्षेत्र की जो भी प्रशासनिक व्यवस्था है उसके बारे में कोई रिपोर्ट भेजिए, तो पहले ही भेज सकते हैं। एक वार्षिक रिपोर्ट तो भेजनी है। इसी के साथ राज्यपाल जनजातियों के कल्याण और उन्नति से संबंधित मामलों पर सलाह देने के लिए एक जनजाति सलाहकार परिषद का गठन करते हैं। तो पहला मुख्य बिंदु हम याद रखेंगे, ऐसा कोई भी राज्य जहां पर कोई अनुसूचित क्षेत्र बनाया गया है वहां पर राज्यपाल का यह कर्तव्य है कि वो एक जनजातीय सलाहकार परिषद की स्थापना करेंगे। अब जनजातीय सलाहकार परिषद क्या होगी? भाई जनजातियों के जितनी भी उन्नति के मामले हैं, उनकी तरक्की के मामले हैं, उनके प्रशासन से संबंधित जो मसले हैं उन पर सलाह देने का काम करेगी राज्यपाल को। अब इसका गठन देख लेते हैं। तो गठन में क्या है, याद रखेंगे, अनुसूचित जनजातियों के लिए जो जनजाति सलाहकार परिषद है इसके कुल 20 सदस्य होते हैं, और संवैधानिक शर्त यह है कि 3/4, ये जो 20 सदस्यों की एक परिषद है इसके 3/4 जो सदस्य होंगे वो जनजातियों से चुने गए विधायकों में से लिए जाएंगे। तो पहले तो 3/4 जनजातीय विधायक, मतलब देखिए, यदि किसी भी राज्य के अंदर अनुसूचित क्षेत्र बन रहा है तो हम ये तो समझ पा रहे हैं कि इस राज्य में जनजातियों की जनसंख्या अच्छी खासी होगी, तो फिर वहां से कोई ना कोई जनजाति समूह का व्यक्ति वो विधायक भी बना होगा। वो चाहे आरक्षित सीट पर चुनाव लड़के बना हो, चाहे गैर आरक्षित सीट पर चुनाव लड़के बना हो, कहीं से भी लड़ सकते हैं। तो पहले तो आपको वरीयता देनी है 20 सदस्यों में से 3/4, 15 मान लूं मैं, तो 15 सदस्य तो ऐसे होंगे जो पदेन रूप से ही चुन लिए जाएंगे, मतलब जो भी उस राज्य के विधायक हैं और जनजातियों से संबंध रखते हैं तो उनको पदेन रूप पर ही चुन लिया जाएगा। परंतु यदि ऐसा होता है कि 3/4 ये जो सदस्य हैं ये जनजातीय विधायकों से नहीं आ पाते हैं, जनजातीय विधायक इतने चुने ही नहीं गए, मान लीजिए 15 चाहिए, 10 ही चुने गए या 8 ही चुने गए हैं जनजातीय से संबंधित विधायक, तो फिर बाकी की शर्त क्या है, बाकी इन्हीं जनजातियों में से चुन लिए जाएंगे। वो चुनाव कैसे होगा, यह विधि द्वारा स्थापित किया जाएगा। तो 3/4 तो चुने जाएंगे और यह तय है कि जनजातियों में से होंगे। वरीयता जनजातियों से चुने गए विधायकों को उसके बाद जनजातियों में से चुन लिए जाएंगे, और फिर जो पीछे बचते हैं 5 वो मनोनीत किए जा सकते हैं राज्यपाल के द्वारा। तो ये मनोनीत भी हो जाएंगे और इसमें वरीयता है आपको जनजातियों से आए विधायक या फिर जनजातियों से आए व्यक्तियों की। अब ये जो जनजातीय सलाहकार परिषद है ये राज्यपाल को सलाह देने के लिए है कि जनजातीय मुद्दों के लिए क्या निर्णय किस तरीके से लिए जाने चाहिए, और फिर इसी सलाहकार परिषद की सलाह पर राज्यपाल जी नियम बना सकते हैं किसी भी अनुसूचित क्षेत्र के प्रशासन के लिए। परंतु याद रहे, सलाहकार परिषद है और इनकी सलाह बाध्यकारी नहीं होती है, परामर्श के रूप में दी जाती है। अब आते हैं सबसे अहम चीज के ऊपर कि राज्यपाल की जो शक्तियां हैं वो किस प्रकार से अनुसूचित क्षेत्र के प्रशासन को निर्धारित कर देगी। तो याद रखेंगे, राज्यपाल के पास यह शक्ति है कि वह ये आदेश जारी कर सकते हैं कि कौन सा विधान मंडल का कानून या संसद का कौन सा कानून या तो अनुसूचित क्षेत्र में लागू किया जाएगा या बिल्कुल ही नहीं लागू किया जाएगा, या फिर कुछ बदलाव के साथ यहां पर लागू किया जा सकता है। देखिए, किसी भी क्षेत्र का प्रशासन वहां पर लागू किए जाने वाली विधियों के द्वारा, कानूनों और नियमों के द्वारा संचालित होता है। तो जब आप कानून ही बदल देंगे तो प्रशासन स्वतः ही बदल जाएगा। तो इसके लिए
क्या किया गया है, राज्यपाल को यह अधिकार दिया गया है कि भाई आप यह निर्णय लेंगे कि कौन से कानून को पूर्ण रूपेण यहां लागू करना है, कौन से कानून को यहां पर आप बिल्कुल ही नहीं लागू करेंगे कि बिल्कुल नहीं लागू होगा, या फिर आप उस कानून में कुछ बदलाव करेंगे और उसको लागू कर देंगे। जैसे एक ये हो सकता है कि देखिए, क्योंकि हमने यह भी पाया है कि अनुसूचित क्षेत्र इसलिए बनाए गए हैं कि यहाँ का जो प्रशासन है वो जनजातियों के रीति रिवाजों के अनुसार चले, तो किसी राज्य के राज्यपाल को यह कर देना चाहिए ही कि देखिए जो हिंदू विवाह अधिनियम है यह अनुसूचित क्षेत्र में लागू नहीं किया जाएगा, क्योंकि जो विवाह से जुड़े कार्य हैं वो जनजातियों के रीति रिवाजों के अनुसार होने चाहिए। जैसे आमतौर पे हम देखें, जहां जहां पर भी, जिस क्षेत्र में भी हिंदू विवाह अधिनियम लागू किया जाएगा वहां पर हिंदुओं को तलाक लेने के लिए कोर्ट में जाना पड़ेगा, न्यायालय में जाना पड़ेगा, केस लड़ना पड़ेगा, फिर तलाक मिलेगा। लेकिन ऐसी प्रथाएं आदिवासी तो उन अनुसरण नहीं कर रहे हैं। जैसे मैं एक कक्षा को पढ़ा रहा था तो वहां पर एक विद्यार्थी ने कहा, वो हिमाचल से थे, और मैं पूरे सम्मान के साथ ही कहना चाहता हूं कि जी हमारे आगे कुछ, जिस जिले में हम रहते हैं वहां से कुछ क्षेत्र आगे ऐसा एक आदिवासी इलाका है, वहां पे काफी सारे आदिवासी हैं, और उनके यहाँ पर जो तलाक लेने की परंपरा है वो बड़ी रोचक सी है कि ऐसा कहीं उनको न्यायालय जाने की जरूरत नहीं होती है। वो एक पेड़ के पास जाते हैं जिसको कुल वृक्ष कहा जाता है, पति पत्नी दोनों जाएंगे और उस वृक्ष की कोई टूटी टहनी को उठाएंगे और उसको एक तरफ से पत्नी पकड़ेगी, दूसरी तरफ से पति पकड़ेंगे, उसको तोड़ देंगे और उसको तलाक मान लिया जाता है। देखिए ये उपहास का विषय नहीं है, भारत की विविधता और उसकी जो महानता है उसका विषय है कि कितने सारे रीति रिवाज हैं और उनको समाज में मान्यता मिली हुई है। परंतु यह बात और कि जो हमारे आधुनिक मान्यताएं हैं ये उनसे मेल नहीं खा रहा है। तो सिर्फ भिन्नता की तो बात है, सही है गलत की तो नहीं बात है इसमें कहीं ना कहीं। तो फिर यहां पर हम बात करें कि कुछ वक्त के लिए अगर आप ये भी कहते हैं कि इस तरह की परंपराएं आज के लिए ठीक नहीं है, आज के आधुनिक समाज के लिए ठीक नहीं है, तो आप एकदम से उसको खारिज ना करें। एकदम से अगर आप अपने कानून थोपेंगे तो कहीं ना कहीं जो जनजातियां हैं उनमें एक विद्रोह की भावना पैदा होती है। तो फिर क्या करेंगे कि कुछ समय के लिए ठीक है आप इस तरह से चला लीजिए काम अपना, हम हिंदू विवाह अधिनियम को लागू नहीं कर रहे हैं, लेकिन जैसे जैसे शिक्षा बढ़ेगी, समझ बढ़ेगी, तो फिर बताएंगे कि देखिए आप इन रीति रिवाजों को छोड़कर कुछ आधुनिक मूल्यों पर अपनी जीवन की संरचना कीजिए। तो उस समय के लिए हमने जो हमारा अनुसूची 5 है यहां पर प्रशासन को बदल दिया है। तो ऐसे ही कोई भी विधि है, वो चाहे संसद की विधि हो, चाहे राज्य के विधानमंडल की विधि हो, उसको राज्यपाल के निर्देश पर लागू किया भी जा सकता है, हटाया भी जा सकता है, या फिर बदलाव के साथ भी लागू किया जा सकता है कि 4-5 प्रावधान लागू होंगे और बाकी के प्रावधान लागू नहीं होंगे। तो इससे पूरा का पूरा प्रशासन बदल जाएगा राज्य के बाकी हिस्सों के मुकाबले, और कोशिश करेंगे कि इस तरह की विधियां यहां पर लागू की जाएं जो आमतौर पे जनजातियों के जीवन के ज्यादा करीब हैं, ज्यादा पास हैं। और फिर आगे देखें तो जनजातीय सलाहकार परिषद के परामर्श से राज्यपाल को यह शक्ति प्रदान की गई है कि अनुसूचित क्षेत्र की शांति और सुशासन के लिए ये नियम बना सकते हैं। और इस प्रकार वह आदिवासी भूमि के हस्तांतरण, यह शब्द आप जरूर याद रखेंगे कि किन किन चीजों के लिए यहां पर नियम राज्यपाल के द्वारा बनाया जाएगा जनजातीय सलाहकार परिषद के परामर्श पर। जैसे एक तो आदिवासी भूमि का हस्तांतरण, वो होना है या नहीं होना है, मतलब आज कोई जमीन है जो आदिवासियों की जमीन मानी जाती है, अब कोई गैर आदिवासी उसे खरीद सकता है या नहीं खरीद सकता है, ऐसे नियम। इसके अलावा आदिवासियों को भूमि का आवंटन, भाई जैसे बात कर रहे हैं कि आदिवासी कहते हैं ये जमीन तो हमारी है लेकिन उनके कागज तो उनके पास नहीं है, तो कल को सरकार कहे कि भाई स्वामित्व स्कीम वैसे भी गांव-गांव चल रही है वहां पे, हालांकि हम जानते हैं कि जो रहने लायक रिहायशी जमीन है उसके लिए स्वामित्व है, लेकिन कोई ऐसी स्वामित्व स्कीम इनके लिए ले कि भाई आप हजारों साल से जमीन पर रह रहे हैं तो लीजिए इसके कागज भी आपको बना के देते हैं, हम आवंटित कर देते हैं कानूनी तौर पर ये भूमि आपके नाम पर। और इसके साथ धन को उधार के व्यवसाय को प्रतिबंधित या इसको नियमित भी किया जा सकता है। देखिए हमने बात की थी कि बहुत सारी जनजातियां ऐसी हैं जो अर्थव्यवस्था के अब करीब आती जा रही हैं, इनको पैसे की जरूरत होती है अपने रीति रिवाजों के लिए या बहुत सारे कार्यों के लिए, बच्चों को पढ़ाने भी लग पड़े, लेकिन क्योंकि हमारे यहाँ पर आज भी समावेशी बैंकिंग सिस्टम नहीं हम बना पाए हैं तो बहुत सारी जनजातियों के खाते नहीं हैं। इनको ऋण लेने के लिए कहीं ना कहीं जो निजी ऋण देने वाले हैं, महाजन हैं या कोई और हैं, वो महंगे ब्याज पर कर्ज कई बार दे देते हैं और उसके चक्कर में इनकी जमीन हड़पने की कोशिश करते हैं। तो फिर राज्यपालों का, सरकारों का खास ध्यान होता है इस बात के ऊपर कि आदिवासी क्षेत्र में यदि कोई व्यक्ति व्यवसाय कर रहा है ऋण देने का तो उसको कानून द्वारा या तो प्रतिबंधित कर दिया जाए
या फिर नियमित कर दिया जाए कि कितने प्रतिशत के ब्याज से ऊपर आप कर्ज जनजातियों को नहीं दे सकते हैं। तो इन सारे प्रयासों के द्वारा अनुसूची 5 में अनुसूचित क्षेत्रों के प्रशासन को बदल दिया गया है बाकी जगहों से। अब आते हैं हम अनुसूची 6 की तरफ। जैसे हमने बात की थी कि अनुसूची 6 है असम, मेघालय, मिजोरम, त्रिपुरा, 4 उत्तर पूर्व के 4 राज्यों में जनजातीय क्षेत्रों के प्रशासन से संबंधित। अब सबसे पहले तो इन 4 राज्यों को अलग क्यों किया गया है? जब अनुसूची 5 में सभी राज्यों की बात हो रही तो वहां क्यों नहीं लिखा गया? तो इसके कुछ मूल कारण ये हैं कि एक तो उत्तर पूर्व के इन 4 राज्यों में ज्यादा जनजातियां भी रहती हैं और भिन्न भिन्न प्रकार की जनजातियां रहती हैं। कोई एक जनजाति नहीं रह रही है, भिन्न भिन्न प्रकार की जनजातियां हैं। और यहां पर जो जनजातियां हैं उनमें अति आदिम प्रवृत्तियां ज्यादा हैं, मतलब आधुनिकता के ज्यादा करीब नहीं आ पाई। जब हम दूसरे राज्यों से तुलना करते हैं इस राज्य की जनजातियों के, तो पता लगता है कि बाकी राज्यों में जो जनजातियां हैं वो कहीं ना कहीं आधुनिकता के करीब हैं, या फिर एक समरसता की भावना है, कहीं ना कहीं सामंजस्य तो हो ही रहा है वहां की आधुनिकता से, लेकिन यहां पर उतना सामंजस्य देखने को नहीं मिलता है। और इसीलिए यहां की जनजातियों को ज्यादा सुरक्षा की जरूरत थी, तो इसीलिए बनाया गया है अनुसूची 6 को। और आप देखेंगे कि यहां का प्रशासन अनुसूचित जनजातियों को ज्यादा स्वायत्तता देता है, अधिक स्वायत्तता के साथ के थोड़े समय के लिए ही सही, लेकिन आप ज्यादा अपने निर्णयों से ही खुद को प्रशासित करें। प्रशासन बाहर से आपके ऊपर कानून नहीं ला देगा, आप खुद के प्रशासन के लिए खुद ही विधि का निर्माण करें, ऐसे भी प्रावधान इसके अंदर हैं, पर वो सीमित रूप से है, पूर्ण रूप से नहीं है। तो यहां पर व्यवस्था किस तरह से बदली गई है? सबसे पहले तो जैसे हमने देखा कि आम राज्यों में जो जनजातीय क्षेत्र है उसको हम अनुसूचित क्षेत्र कहकर संबोधित करते हैं, परंतु अनुसूची 6 में यहां पर जो भी जनजातीय क्षेत्र हैं उनको अनुसूचित क्षेत्र ना कहकर बल्कि स्वशासी जिले के रूप में संबोधित किया जाएगा। तो अनुसूची 5 के तहत बन रहे हैं अनुसूचित क्षेत्र किसी भी राज्य के अंदर, लेकिन अनुसूची 6 के अंदर इन 4 राज्यों में कोई जनजातीय क्षेत्र है तो यहां पर बना जाएगा स्वशासी जिला, एक ऐसा जिला जहां पर स्वशासन है, जनजातियों का स्वशासन है, पूर्ण रूपेण नहीं है, सीमित रूप में सही, लेकिन स्वशासन है। और इसी के साथ यदि यह पाया जाता है कि किसी एक जिले में एक से ज्यादा जनजातियां निवास कर रही हैं, जैसा हमने कहा कि भिन्न भिन्न प्रकार की जनजातियां हैं, गोंड है, भील है, न जाने कितनी है ना ऐसी, तो फिर याद रखेंगे यदि एक जिले में एक से ज्यादा जनजातियां हैं तो फिर स्वशासी जिले के नीचे बनाए जाएंगे स्वशासी क्षेत्र, मतलब जिले के स्तर पर स्वशासी जिला एक इकाई हो गई है। और यदि एक से ज्यादा जनजातियां रह रही हैं तो फिर नीचे जितनी जनजातियां रह रही हैं उतने ही बन जाएंगे स्वशासी क्षेत्र। तो मतलब एक जिले में एक से ज्यादा स्वशासी क्षेत्र हो सकता है। मान लीजिए किसी एक जिले में, स्वशासी जिले में 4 जनजातियां रह रही हैं, तो हम उम्मीद लगा सकते हैं कि उन चारों जनजातियों के लिए 4 अलग अलग स्वशासी क्षेत्र बनाए जाएंगे। और इसके नीचे, स्वशासी क्षेत्रों के नीचे क्या होंगी? स्वशासी ग्राम होंगे, स्वशासी ग्राम बनाए जाएंगे। अब यहां के प्रशासन के लिए भी समझ लें, हम 3 स्तर समझ चुके हैं, स्वशासी जिला है, स्वशासी क्षेत्र हैं और उसके नीचे स्वशासी ग्राम हैं। तो यहां इन अलग अलग इकाइयों के जो प्रशासन संबंधी निर्णय हैं उनको लेने के लिए यहां पर बनाए जाएंगी परिषद। जैसे यहां पर होगी एक स्वशासी जिला परिषद, ऐसे ही स्वशासी क्षेत्रों के स्तर पर होंगी स्वशासी क्षेत्रीय परिषद, और इसी के साथ ग्राम स्तर पर होंगी स्वशासी ग्राम परिषद। बार बार स्वशासी शब्द का इस्तेमाल किया जा रहा है, इससे यह है कहीं ना कहीं इशारा है कि यहां पर जितनी भी जनजातियां हैं वह स्वशासन के लिए ज्यादा अधिकार प्राप्त करती हैं। अब इससे पहले कि हम आगे बढ़ें, एक चीज पर और जरा ध्यान केंद्रित करें। इससे पहले की कक्षाओं में हम पंचायती राज को पढ़ चुके हैं और पंचायती राज में भी 3 स्तर थे, ग्राम स्तर, ब्लॉक स्तर और जिला स्तर। कहीं ना कहीं आपको ऐसा नहीं लग रहा है कि उसी मॉडल को यहां पर लागू किया गया, उसी प्रणाली को यहां पर ले आए हैं? तो बहुत सारे जानकार मानते हैं कि हाँ, देखिए, क्योंकि हम कुछ समय की मांग करते हैं कि कुछ समय के साथ साथ जनजातियों को मुख्य धारा में शामिल किया जाएगा। जो आज का आधुनिक प्रशासनिक व्यवस्था है उनसे वाकिफ कराया जाएगा जनजातियों को, और जनजातियों को जमीनी स्तर पर आज की प्रशासनिक व्यवस्था से
जागरूकता देने के लिए पंचायती राज से बढ़िया क्या मॉडल होगा। तो यहां पर हम क्या लागू कर रहे हैं, कहीं ना कहीं वही पंचायती व्यवस्था के ग्राम स्तर पर एक स्वशासी ग्राम परिषद बना देंगे, जैसे आम गांव में पंचायत बना रहे हैं। फिर ब्लॉक स्तर है तो यहां पर एक स्वशासी क्षेत्र है। स्वशासी क्षेत्र उन्हीं ग्रामों से मिलकर बना है जो एक ही जनजातियों के ग्राम हैं, और अलग अलग जनजातियों के ग्रामों को मिलाकर हम क्या बना रहे हैं, एक स्वशासी क्षेत्र बना रहे हैं। और फिर जिला स्तर पर भी एक स्वशासी जिला परिषद होगी। तो उसी तरह की प्रणाली को यहां पर लागू करने की कोशिश की है। अब आते हैं प्रारंभिकी के एक और प्रश्न पर जो बारंबार परीक्षाओं में पूछा गया है कि जैसे अनुसूची 5 में याद किया गया था कि अनुसूचित क्षेत्र को गठित करने की शक्ति राष्ट्रपति के पास है, तो यहां पर ये जो स्वशासी जिले हैं, क्षेत्र हैं, इनको गठित करने की शक्ति किसके पास है, याद रखेंगे यहां पर राज्यपाल को ये शक्ति दी गई है। जैसे हमने अनुसूची 5 में भी पढ़ा था कि अनुसूचित क्षेत्र को गठित करना, कम करना, बढ़ाना या समाप्त कर देना, यह राष्ट्रपति जी के पास शक्ति है। और जो प्रशासनिक शक्तियां हैं अनुसूची 5 में, वह राज्यपाल में समाहित की गई हैं। परंतु यहां पर फर्क यह है बड़ा अनुसूची 5 और 6 का कि किसी भी स्वशासी जिले का गठन या फिर उसको खत्म कर देना, यह सब राज्यपाल के पास है, और यहां पर प्रशासनिक शक्तियां भी राज्यपाल को दी गई हैं। अब आते हैं कि यहां की व्यवस्था के लिए क्या इकाई बनाई गई हैं, क्या संस्थाएं बनाई गई हैं, और फिर यहां प्रशासन किस तरीके से चलता है। ज्यादा स्वायत्तता है, एक मुख्य बिंदु यह है, और उसी स्वायत्तता को हासिल करने के लिए सबसे पहले जिला लेवल पर, जो जिला स्तर पर जिला परिषद दी गई है, जिसको स्वशासी जिला परिषद कहा जाता है, उसके 30 सदस्य होते हैं। 30 में से 26 जनजातियों के भीतर से चुने जाएंगे। इन चुनावों को जो 26 व्यक्ति जिला परिषद के जनजातियों से चुने जाएंगे, राज्य की विधि द्वारा अधिनियमित किया जाता है कि कैसे चुनाव होंगे, किस प्रकार से प्रणाली काम करेगी। और साथ ही 4 व्यक्तियों को राज्यपाल द्वारा नामित भी किया जा सकता है। तो 26 4 30 लोगों की एक जिला परिषद होगी। अब इसके नीचे जो क्षेत्रीय परिषद है, जिसको स्वशासी क्षेत्र परिषद कहेंगे या ग्राम स्वशासी ग्राम परिषद है, इसके गठन को या कितनी संख्या होगी सदस्यों की, यह विधि द्वारा नियमित कर दिया जाएगा। संविधान यह कहता है जिला परिषद में 30 सदस्य होंगे, 26 जनजातियों से चुने हुए और 4 राज्यपाल द्वारा नामित किए जाएंगे। अब जब हम बात कर रहे हैं कि स्वशासन ज्यादा दिया गया है, स्वायत्तता यहां पर ज्यादा दी गई है, तो एक तो आपको नामों से ही पता चल रहा है जब बार बार स्वशासी हम कह रहे हैं, और फिर क्या सही में कोई शक्ति है स्वशासन की, तो याद रखें जो भी जिला और क्षेत्रीय परिषद हैं, इनको शक्ति दी गई है कि भूमि, वन, नहर के पानी, संपत्ति की विरासत, विवाह, तलाक, ऐसे सारे मुद्दों पर, और इसके अलावा भी जो इनको काम दिया जाता है, कुछ मुद्दे इनको निर्दिष्ट किए जाते हैं, उन पर खुद ही कानून बना सकते हैं। हाँ, राज्यपाल की पूर्व सहमति लेनी होती है ऐसे कानूनों को प्रतिपादित करने से पहले। तो देखें अनुसूची 5 और 6 का फर्क भी साथ साथ देखते चलें। हमने अनुसूची 5 में देखा था कि राज्य स्तर पर, वहां पर राज्य स्तर पर एक सलाहकार परिषद है, जो जनजातीय सलाहकार परिषद है, जिसमें हमने देखा था कि 20 सदस्य होते हैं। अब वहां पर इस सलाहकार परिषद की सलाह पर राज्यपाल विधि को अधिनियमित करते हैं, तो कानून बनाने का हक वहां पर राज्यपाल को है। लेकिन यहां पर स्वायत्तता देने के लिए खुद स्वशासी जिला परिषद को यह अधिकार दे दिए गए हैं कि राज्यपाल की पूर्व सहमति के साथ आप क्या कर सकते हैं, आप भूमि, वन, नहर के पानी, संपत्ति की विरासत, विवाह, तलाक, ऐसे जितने भी मामले हैं जो जनजातियों की प्रथाओं परंपराओं से जुड़े हुए हैं, इस पर आप खुद ही कानून बना सकते हैं। तो इनके खुद के कानून यहां पर लागू किए जाएंगे। फिर आगे याद रखें कि जिला और क्षेत्रीय परिषद क्या कर सकती हैं कि जो ग्राम स्तर है, यहां पर स्वशासी ग्राम परिषद की स्थापना कर सकती हैं, और साथ ही इन स्वशासी ग्राम परिषद को हम न्यायिक शक्तियां भी दे सकते हैं। कौन से मामलों में, जो भी आदिवासियों से संबंधित या तो फौजदारी या दीवानी मुद्दे हैं, उनकी शक्तियां इनको दे सकते हैं। मतलब सिविल और क्रिमिनल पावर्स दी जा सकती हैं यहां पर ग्राम स्तर पर स्थापित हुई स्वशासी ग्राम परिषद को। मैं कहना यह चाहता हूं कि जो ग्राम स्तर पर इनकी ग्राम पंचायत है, जिसको ये स्वशासी ग्राम परिषद कहते हैं, उनके पास न्यायिक शक्तियां होती हैं। लेकिन कुछ मामलों में, ऐसे नहीं हर एक मामले में कि कोई आदिवासी वो हत्या कर और वहां खड़ा हो गया कि जी मेरे केस का निपटारा कीजिए, ऐसा नहीं है। तो कुछ नियमित मामलों में यहां पर
गांव के स्तर पर जो परिषद बनाई गई है, स्वशासी परिषद है, उसको न्यायिक शक्तियां हैं और यहां से जो केस पर निर्णय आएगा उसकी अपील कर सकते हैं ये क्षेत्रीय परिषद के अंदर, और क्षेत्रीय परिषद से अपील जाएगी जिला परिषद के अंदर। पर रोचक बात यह है कि जिला परिषद से अपील जाएगी सीधी संबंधित राज्य के उच्च न्यायालय में। मतलब जो मामले यहां पर इन स्वायत्त स्वशासी परिषदों में चलते हैं, वो चाहे सिविल नेचर के हों, चाहे वो क्रिमिनल नेचर के हों, अब वो जिला न्यायालय में नहीं जाएंगे। जिला न्यायालय को बाईपास करते हुए वह मामले सीधे सीधे संबंधित राज्य के उच्च न्यायालय में सुने जाएंगे। मैं फिर से याद करा दूं, ऐसा नहीं है कि कोई भी संगीन जुर्म करके आप इन परिषदों के सामने हाजिर हो जाएं। हत्या जैसे, मतलब जो भी संगीन जुर्म है, उनका जो केस है वो तो नियमित अधीनस्थ न्यायालयों में ही चलेगा। कुछ मामलों में यहां पर जो स्वायत्त या स्वशासी परिषद बनाए गए हैं, इनको न्यायिक अधिकार भी दे दिए गए हैं, तो ज्यादा स्वायत्तता दी गई है। तो इन दोनों आधारों पर, जैसे हमने अनुसूची 5 देखी, किसी भी राज्य, उत्तर पूर्व के 4 राज्यों को छोड़कर, वहां पर वो कोई भी अनुसूचित क्षेत्र राष्ट्रपति जी बना सकते हैं, प्रशासन अलग तरीके से काम करेगा और धीरे धीरे कोशिश करेंगे हमारी जनजातियां मुख्य धारा में शामिल हो जाएं। और ऐसे ही उत्तर पूर्व के 4 राज्य, और उसको 4 ही याद रखें, कई किताबों में मैंने देखा 5-6 लिख देते हैं, नागालैंड भी जोड़ देते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। तो असम, मेघालय, मिजोरम, त्रिपुरा, ये 4 राज्य हैं जहां पर जनजातीय क्षेत्र को यहां पर स्वशासी जिले के तौर पर, उसके नीचे स्वशासी क्षेत्र और उसके नीचे स्वशासी ग्राम के आधार पर प्रशासनिक व्यवस्था को अलग तरीके से चलाया जाता है जब हम तुलना करते हैं उसी राज्य में बाकी क्षेत्रों के प्रशासन से संबंधित। इसके आगे यहां पर जिला परिषद जो होगी, जो स्वशासी जिला परिषद है, उसके पास प्राथमिक विद्यालयों का निर्माण, उसके प्रबंधन करने की शक्ति भी है। इसके अलावा जो ग्रामीण बाजार चल रहे हैं, यहाँ पर मछली पालन का व्यवसाय है, सड़क का बनना, उसका रखरखाव है, ऐसी शक्तियां भी जिला परिषद के पास हैं। साथ ही जिला परिषद राज्यपाल की पूर्व सहमति से गैर आदिवासियों द्वारा धन उधार देना, जो ऋण व्यवस्था है यहाँ पर, या इसके अलावा व्यापार के व्यवसाय को विनियमित भी कर सकते हैं। मतलब जैसे वहां पर राज्यपाल को, अनुसूची 5 में राज्यपाल को शक्तियां थी, यहां पर सीधा जिला परिषद को दे दी गई हैं कि भाई आप देखें कि आपके यहां पर जो ऋण लेने का व्यवसाय चल रहा है, ऋण देने का व्यवसाय चल रहा है, ये किन आधारों पर चलेगा, इसको विधि द्वारा नियमित कीजिए। इसके अलावा जो भी कोई व्यापार से संबंधित है, व्यवसाय से संबंधित कोई नियम है, वो आप खुद बना सकते हैं। और इसी के साथ राज्य विधायिका या संसद के जो भी कानून हैं, राज्यपाल को यह शक्ति है कि वो ये निर्देश जारी कर सकते हैं कि कौन सा कानून यहाँ पूर्ण रूपेण लागू होगा या बिल्कुल लागू नहीं होगा, या फिर जो भी उचित संशोधन है उसके बाद यहाँ पर लागू किया जाएगा। तो यहाँ पर भी जो संसद के या राज्य के कानून हैं, वो जो यहाँ की जनजातियां हैं उनके रीति रिवाजों के मुताबिक ही लागू किए जाएंगे। और अंत में यह भी याद रखें कि राज्यपाल को जिला या क्षेत्रीय परिषद को भंग कर देने की शक्तियां भी हैं। यदि कोई जिला परिषद ठीक से काम नहीं कर रही है, क्षेत्रीय परिषद ठीक से काम नहीं कर रही है, तो राज्यपाल उसको भंग कर सकते हैं, उसकी जगह नई क्षेत्रीय परिषद को चुन लिया जाएगा। तो यह है अनुसूची 5 और अनुसूची 6, जिसके द्वारा भारत के जनजातीय क्षेत्रों का जो प्रशासन है उसको बाकी राज्यों से भिन्न कर दिया जाता है, ताकि कुछ समय के लिए स्वायत्तता दी जाए, स्वशासन दिया जाए जनजाति समूह को, ताकि वो धीरे धीरे मुख्य धारा में समाहित हो सकें। अब जनजातीय क्षेत्र और जनजातीय क्षेत्रों में प्रशासनिक सुविधाओं से जुड़े एक अति महत्वपूर्ण अधिनियम का और अध्ययन करते हैं, और वो है पेसा अधिनियम 1996। अब पेसा अधिनियम, इसको तो मुख्य तौर पर इस तरह से परिभाषित किया जाता है कि पेसा अधिनियम है या व्याख्यायित किया जाता है। यहां पर बात करें हम किस अधिनियम की बात कर रहे हैं और इसका मुख्य उद्देश्य क्या है, तो हम ये जानते हैं कि जो भी अनुसूचित क्षेत्र हैं, अनुसूची 5 के तहत बनाए गए किसी भी राज्य में, हम उत्तर पूर्व के 4 राज्यों और अनुसूची 6 की बात यहां पर नहीं कर रहे हैं। अनुसूची 5 के द्वारा यदि किसी भी राज्य में अनुसूचित क्षेत्र बनाया जाता है, जैसा कि इस वक्त भारत के 10 राज्यों में अनुसूचित क्षेत्र हैं, तो उन अनुसूचित क्षेत्रों में जो हमारा पंचायती राज है, इसके प्रावधान लागू नहीं होते हैं। 73वें संवैधानिक संशोधन 1992 द्वारा प्रदत्त पंचायती राज प्रणाली को इन अनुसूचित क्षेत्रों में लागू नहीं किया जाता है। और यह पंचायती राज के जब हम अध्ययन कर रहे थे तो उसके अनुच्छेद 243M में भी यह लिखा हुआ था
कि अनुसूचित क्षेत्रों में पंचायती राज के प्रावधान लागू नहीं किए जाएंगे। अब इसी समस्या के निवारण के लिए साल 1996 में भारतीय संसद ने पास किया है पंचायतों के प्रावधान अनुसूचित क्षेत्रों तक विस्तार अधिनियम 1996। इसका मुख्य उद्देश्य इसके नाम से स्पष्ट हो जाता है कि अनुसूचित क्षेत्रों में पंचायती राज के प्रावधानों को लागू करना है। परंतु यह भी याद रखा जाए कि इसके लिए अलग कानून बनाने की जरूरत की। यदि हमें पंचायतों के सारे प्रावधान अनुसूचित क्षेत्रों में लागू करने होते तो बस यह लिख दिया जाता कि आज के बाद जो पंचायती राज के प्रावधान हैं वो अनुसूचित क्षेत्रों में भी लागू किए जाते हैं। परंतु ये अलग से अधिनियमन करने की हमें इसलिए जरूरत पड़ी कि अनुसूचित क्षेत्रों में जैसे बाकी कानून उचित संशोधनों के बाद लागू किए जाते हैं, ऐसे ही यहां पर भी जब पंचायती राज के प्रावधानों को लागू किया जाएगा तो कुछ संशोधन कर दिए जाएंगे, कुछ बदलाव कर दिए जाएंगे और बदलाव होंगे ताकि जो हमारी जनजातियां हैं उनके रीति रिवाजों के अनुकूल बनाया जा सके पंचायती प्रणाली को। तो याद रखेंगे, एक तो इसका नाम वो है पंचायतों के प्रावधान अनुसूचित क्षेत्रों तक विस्तार अधिनियम 1996 में यह आता है। अब देखते हैं कि इसके उद्देश्य, जैसे हमने मुख्य उद्देश्य तो समझ लिया है कि अब हम अनुसूचित क्षेत्रों में भी जनजातियों को मुख्यधारा में शामिल करने के लिए, उनको आधुनिक प्रशासनिक व्यवस्था देने के लिए हम आधुनिक पंचायतों की व्यवस्था दे रहे हैं। परंतु परीक्षा में कथन के तौर पर क्या क्या आ सकता है और हमें किन सत्य कथनों की वहां पर जांच करनी होगी, तो उस पर याद रखेंगे। एक तो जनजातीय क्षेत्रों को पंचायती राज प्रदान करना, हाँ ये तो मुख्य उद्देश्य है ही। इसके साथ आदिवासी आबादी, जो जनजातीय आबादी वहां पर रह रही है, उनको स्वशासन प्रदान करना। भाई पंचायती राज के द्वारा वैसे भी हम स्वशासन की ही परिकल्पना कर रहे हैं। इसके अलावा सहभागितापूर्ण लोकतंत्र के साथ ग्राम शासन होना चाहिए और साथ ही सबसे मुख्य याद रखेंगे, पेसा अधिनियम का एक मुख्य उद्देश्य है कि ग्राम सभा को सभी गतिविधियों का, सभी शक्तियों का केंद्र बनाना है। जब हम 73वें संवैधानिक संशोधन 1992 द्वारा पंचायती राज की परिकल्पना देखते हैं तो वहां पर ग्राम स्तर पर जो शक्तियों का केंद्र है वो पंचायत को बनाया जा रहा है। लेकिन यहां पर पंचायत को नहीं, वरन पंचायत के भी आगे जाकर जो समुचित एक ग्रामवासियों की एक संस्था है ग्राम सभा, उसको शक्तियों का केंद्र बनाना है। मतलब हम समझ चुके हैं कि यहाँ पर जो शक्तियां हैं वो सिर्फ पंचायतों के पास नहीं होंगी, वरन जो लोग ग्राम सभा के सदस्य हैं, मतलब कि जितने भी पंजीकृत मतदाता हैं उस गांव के, वही तो मिलकर ग्राम सभा बनाते हैं। यहाँ पर भी परिभाषा वही है जो पंचायती राज के अंदर है। तो ग्राम सभा के सदस्यों को यहाँ शक्तियां दी जाएंगी। मतलब पंचायतों के पास भी शक्तियां हैं और ग्राम सभा के पास भी अधिनियमन के द्वारा शक्तियां दी गई हैं। अब आते हैं आगे। तो अगला उद्देश्य यह है कि पारंपरिक प्रथाओं के अनुरूप उपयुक्त प्रशासनिक ढांचा बनाना है और साथ ही आदिवासी समुदायों की परंपराओं और रीति रिवाजों की रक्षा करना है। कहीं ऐसे ना हो कि मुख्य धारा में शामिल करने की जल्दबाजी या पंचायती राज अनुसूचित क्षेत्रों को देने की जल्दबाजी में आप जनजातियों के रीति रिवाज ही उनसे छीन लें। तो यहाँ पर पंचायती राज जरूर लागू हो रहा है, लेकिन पंचायती राज भी यहाँ पर क्या करेगा, वो आदिवासी समुदाय की परंपराओं, रीति रिवाजों का अनुसरण करेगा, उसके अनुकूल ही प्रशासनिक व्यवस्था यहाँ पर बनाई जाएगी। अब देखते हैं अधिनियम के मुख्य प्रावधान क्या हैं 1996 के पेसा अधिनियम के मुख्य प्रावधान। तो यहाँ पर याद रखेंगे, एक तो अनुसूचित क्षेत्रों में पंचायतों पर राज्य कानून जो भी बनाएगा, मतलब यहाँ पर पंचायती प्रणाली जो लागू होगी, जो बदलाव होंगे, उसमें याद रखा जाएगा कि एक तो जो भी यहाँ की जनजातियों के सामाजिक आर्थिक प्रथाएं हैं, जो सामुदायिक संसाधन हैं, उन सबका पारंपरिक प्रबंधन यहाँ की प्रथाओं के अनुकूल होगा। जो भी यहाँ की परंपराएं हैं वो यहाँ के संसाधन, जैसे यहाँ पर कोई लघु जल निकाय है, उसके संरक्षण की यदि हम बात करें तो यहाँ की जो परंपराएं हैं उसके अनुकूल ही संरक्षण किया जाएगा और उसकी शक्तियां भी ग्राम सभा और पंचायत को दी जाएंगी। साथ ही यहाँ पर गांव की परिभाषा जरूर याद रखिएगा कि गांव यहाँ पर एक बस्ती हो सकती है, बस्तियों का एक समूह हो सकता है, या फिर एक ऐसा समूह है जिसमें कोई समुदाय शामिल हो। मतलब ये गांव उतने बड़े नहीं होते हैं जो आम तौर पर हम गांव देखते हैं। कई बार तो ऐसा होता है कि 5 से 7 घर जहां मिले और वहां पर एक कोई जनजाति समूह रह रहा है तो उसी को गांव को के तौर पर परिभाषित कर दिया जाएगा और वहां पर एक ग्राम पंचायत और ग्राम सभा स्थापित कर दी जाएगी। फिर आते हैं हम आगे कि प्रत्येक गांव में एक ग्राम सभा होगी, जैसे हमने बात की थी। पंचायत होने के साथ साथ एक तो ग्राम सभा होगी और ग्राम सभा की परिभाषा वही जो हमने पंचायती राज में पढ़ी थी कि एक गांव के सभी पंजीकृत मतदाता मिलकर एक ग्राम सभा का निर्माण करेंगे और
ये याद रखेंगे कि ग्राम सभा लोगों की परंपराओं, रीति रिवाजों, सांस्कृतिक पहचान, सामुदायिक संसाधनों और विवाद के समाधान के प्रथागत तरीके की रक्षा और संरक्षण करने के लिए सक्षम होगी। जैसे हमने कहा कि जो शक्तियां दी जा रही हैं वो ग्राम सभा को दी जा रही हैं, सिर्फ पंचायत को नहीं दी जा रही है। अब इसको थोड़ा समझ लेते हैं कि जब हम पंचायती राज की यहां पर बात कर रहे हैं, ग्राम सभा ग्राम स्तर पर, तो ग्राम स्तर पर एक पंचायत भी होगी। परंतु याद रखिए जो तीनों स्तर थे पंचायतों के, हमने पढ़े अपने पंचायतों के अध्ययन के दौरान, मतलब कि जिला परिषद है, फिर ब्लॉक समिति है और इसी के साथ ग्राम पंचायत है। इन तीनों स्तरों को हम अनुसूची 5 के जो अनुसूचित क्षेत्र हैं, जनजातीय क्षेत्र हैं, यहां पर भी लागू करेंगे। तो 3 स्तर की पंचायतें होंगी। ग्राम स्तर पर ग्राम पंचायत है, फिर कुछ ग्राम मिलकर ब्लॉक स्तर पर पंचायत बनाएंगे और फिर सारे ब्लॉक मिलकर एक जिला स्तर पर पंचायत बनाएंगे। तीनों स्तर पर प्रत्यक्ष चुनाव किया जाएगा इन गांव में रहने वाले लोगों के द्वारा, पंजीकृत मतदाताओं के द्वारा। अब आते हैं ग्राम सभा के कार्य एवं शक्तियों के ऊपर। तो कार्य एवं शक्तियां, जैसे सबसे पहले हम समझ रहे हैं ग्राम सभा की शक्तियां क्या हैं। ग्राम सभा को कौन कौन सी शक्तियां दी गई हैं जिससे ग्राम सभा शक्तियों के केंद्र के तौर पर स्थापित हो जाए। तो उसमें याद रखेंगे, सामाजिक आर्थिक विकास के लिए जितनी भी योजनाएं हैं, कार्यक्रम हैं जो पंचायत द्वारा ग्राम स्तर पर शुरू की जा रही हैं, सबसे पहले ग्राम सभा से मंजूरी लेनी होगी। मतलब कि पंचायत ही कार्यों का कार्यान्वयन करेगी, ठीक है वो बात तो, लेकिन जो भी योजनाएं और कार्यक्रम यहां पर लागू किए जाएंगे, पहले ग्राम सभा से उनको मंजूरी लेनी होगी कि हम किसी भी प्रोग्राम को, कार्यक्रम को यहां पर लागू करें। तो ग्राम सभा की मंजूरी के बाद वो प्रोग्राम वहां पर लागू होगा। और इसी के साथ बहुत ही महत्वपूर्ण बात यह कि यदि राज्य की या केंद्र की कोई भी लाभकारी नीति किसी कार्यक्रम को यहां पर लागू किया जा रहा है, तो उस कार्यक्रम के लाभार्थी कौन होंगे, उन लाभार्थियों को पहचान करने की जिम्मेवारी भी ग्राम सभा के पास होगी। मतलब चाहे वो गरीबी उन्मूलन के लिए हो या किसी अन्य कार्यक्रम को यहां पर लागू किया जा रहा है, तो उसके लाभार्थी कौन होंगे। उदाहरण के तौर पे मान लीजिए कल को इस क्षेत्र में नरेगा जो हमारा कार्यक्रम है उसको लागू कर दिया जाए, तो हर घर से एक व्यक्ति को 100 दिन का रोजगार दिया जाएगा। अब वो 100 दिन का रोजगार किस घर से किस व्यक्ति को मिलेगा, वो लाभार्थी जो है उसको इंगित करना, उसकी पहचान करना ग्राम सभा की जिम्मेवारी होगी। ऐसे ही मान लीजिए गरीबी उन्मूलन के लिए हो सकता है कोई कार्यक्रम हो जिसमें बहुत ही कम दाम पर अनाज दिया जा रहा हो, तो किस व्यक्ति को अनाज मिलेगा, किसको नहीं मिलेगा, उन लाभार्थियों की पहचान करना यह ग्राम सभा का कार्य है। या कोई और है कि बिजली की व्यवस्था है, स्वजल की व्यवस्था है, कोई भी ऐसी व्यवस्था दी जा रही है तो ग्राम सभा लाभार्थियों को चिन्हित करेगी, पंचायत नहीं ग्राम सभा करेगी। फिर हम आगे आते हैं तो देखते हैं प्रत्येक पंचायत को ग्राम सभा से जितनी भी योजनाओं और कार्यक्रमों के लिए निधि का उपयोग करना है, उस निधि के उपयोग के लिए एक प्रमाण पत्र प्राप्त करना होगा। मैं कहना यह चाहता हूं कि जो भी कार्यक्रम यहां पे लागू हो रहे हैं और उसके लिए यदि पैसा खर्च करना है निधि से, जो पंचायत की निधि है, फंड है, उसे यदि पैसा खर्च करना है तो उस पैसे को खर्च करने के लिए ग्राम सभा से एक प्रमाण पत्र, एक अनुमति पत्र लेना होगा, ताकि सभी ग्रामवासियों को पता हो कि जो पैसा खर्च किया जा रहा है ग्राम के विकास के ऊपर, वो किस कार्यक्रम के तहत, किस योजना या किस सुविधा के ऊपर कितना पैसा खर्च किया जा रहा है। तो इससे जो हम भ्रष्टाचार देखते हैं अनेक पंचायत के अंदर, उसकी भी रोकथाम की जाएगी। फिर आगे देखें तो यहां पर एक बहुत ही रोचक विषय है आरक्षण, जो हमारे पंचायती राज से पूरी तरह अलग है। जैसे हमने जब पंचायती राज की बात की थी, पंचायती राज के अंदर हमने देखा था कि अनुसूचित जाति, जनजाति, उनको जनसंख्या के आधार पर आरक्षण दिया जाएगा और महिलाओं के लिए कम से कम 1/3 सीटों को आरक्षित कर दिया जाएगा तीनों स्तर पर यहां पर आरक्षण की व्यवस्था इस तरह से नहीं है। देखिए अनुसूचित क्षेत्र वह क्षेत्र है जहां पर आदिवासी बहुलता है, अनुसूचित जनजातियों की बहुलता है। तो यहां पर जो आरक्षण रखा गया है वो आदिवासियों को मद्देनजर रखते हुए आरक्षण की व्यवस्था की गई है। जैसे यहां पर सीधा सीधा अधिनियम क्या कहता है कि समुदायों की जनसंख्या के अनुपात में ही आरक्षण होगा। मतलब जितने भी जनजाति समूह यहां पर रह रहे हैं, समुदाय यहां पर रह रहे हैं, उनकी जनसंख्या के आधार पर यहां पर आरक्षण किया जाएगा। मतलब मान लीजिए कि कोई भी ऐसा अनुसूचित क्षेत्र है जहां पर आपने पंचायत बनानी है पेशा अधिनियम के द्वारा, तो पता लगता है कि कोई का, खा, का ऐसा कोई अनुसूचित
जनजाति समुदाय, 3 समुदाय रह रहे हैं। लेकिन इस क्षेत्र में मान लीजिए का अनुसूचित जनजाति जो है ये 45% रह रही है, कोई और है वो सिर्फ 25% है, कोई और है जो 10% है। तो यहां पर इन जनजातीय समूहों के लिए सीटें आरक्षित की जाएंगी और वो किस समुदाय के लिए कितनी होंगी उसकी जनसंख्या पर निर्भर करता है। मतलब का जनजाति समूह है तो अगर 45% जनसंख्या तो 45% जो सीटें हैं वो का जनजाति समूह के हक में आरक्षित कर दी जाएंगी। ऐसे ही 25% जो सीटें हैं वो आरक्षित की जाएंगी खा जनजाति समूह के बारे में। तो यहां पर याद रखेंगे कि जो आरक्षण है वो समुदायों की जनसंख्या के अनुपात में किया जाता है। और इसी के साथ यह भी कहा गया है कि अनुसूचित जनजाति के लिए जो आरक्षित सीटें हैं ये कुल संख्या के 50% से कम नहीं होंगी। कम से कम 50% जो भी सदस्य हैं, वो चाहे ग्राम स्तर पंचायत के सदस्य हैं, ब्लॉक समिति के सदस्य हैं या जिला परिषद के सदस्य हैं, कम से कम 50% सीटों का आरक्षण सीधे सीधे अनुसूचित जनजातीय समूह के हक में किया जाएगा। और फिर आते हैं सभी स्तर पर पंचायत के अध्यक्षों की जो सीटें हैं वो सिर्फ और सिर्फ अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षित होंगी। मतलब जितने भी अध्यक्ष हैं, वो चाहे ग्राम अध्यक्ष है, ग्राम प्रधान है, ब्लॉक समिति के अध्यक्ष हैं या जिला परिषद के अध्यक्ष हैं, वहां पर सारे अध्यक्षों की सीटें 100% आरक्षण किया गया है सिर्फ और सिर्फ जनजाति समूहों के लिए। मतलब अब आप ये भी समझ पा रहे होंगे कि एक तो 3 स्तर का पंचायती राज है और यहाँ पर जब हम पंचायती की राज की बात करें तो हमने ये कहा है कि इस क्षेत्र में आदिवासी जनसंख्या बहुलता में है, परंतु इसका मतलब यह तो नहीं है कि गैर आदिवासी यहाँ बिल्कुल नहीं रह रहे हैं। यहाँ पर हो सकता है इसी जिले में गैर आदिवासी भी हों, तो इसी पंचायत में गैर आदिवासी सदस्य भी चुने जाएंगे। लेकिन होगा क्या कि कम से कम 50% सदस्य हर स्तर पर सिर्फ और सिर्फ अनुसूचित जनजाति से होंगे, बाकी 50% और बिना किसी जनजाति समूह से उन लोगों के लिए भी यहां पर सीटें आरक्षित की जा सकती हैं। परंतु जो भी अध्यक्ष हैं तीनों स्तर पर वो सिर्फ जनजाति समूह से ही होंगे। और फिर आते हैं कि यदि राज्य सरकार को कभी ये प्रतीत होता है कि जो ब्लॉक स्तर है या जिला स्तर है, यहाँ की पंचायतों में किसी खास आदिवासी समूह का प्रतिनिधित्व नहीं हो पाया है, मान लीजिए कोई एक ऐसा आदिवासी समूह है जो किसी बाकी आदिवासी समूह के सापेक्ष में कम गिनती है, उतनी बहुलता में नहीं है, तो ग्राम सभा में तो उनका प्रतिनिधित्व हो गया है, परंतु कम गिनती होने की वजह से वो नहीं चुने गए ब्लॉक स्तर या फिर जिला स्तर की पंचायतों में। तो राज्य सरकार कानून बनाते हुए यह सुनिश्चित कर सकती है कि ऐसे समूह जो ब्लॉक या जिला स्तर पर प्रतिनिधित्व नहीं पाते हैं उनको प्रतिनिधित्व दिया जाएगा ब्लॉक और जिला स्तर पर। मतलब उनको पदेन रूप से सदस्य बना लिया जाएगा ब्लॉक और जिला स्तर पर ऐसे पदेन सदस्यों की, नामांकित सदस्यों की जो संख्या है वो 10वें हिस्से से ज्यादा नहीं होगी। मतलब ब्लॉक समिति के हद 10% तक ऐसे पदेन सदस्य हो सकते हैं। ऐसे ही जिला स्तर पर जो जिला परिषद है उसके 10% तक ही पदेन सदस्य हो सकते हैं ऐसा जनजाति समूह जो जिला स्तर पर या ब्लॉक स्तर पर प्रतिनिधित्व नहीं पा रहा है। और ये सिर्फ जिला और ब्लॉक स्तर के लिए हैं, ये जो ग्राम स्तर है वहां पर ऐसी कोई व्यवस्था नहीं है। और ये भी कब होगी? जब राज्य कानून द्वारा ऐसी व्यवस्था को स्थापित करता हो। फिर हम आगे आते हैं और देखते हैं कि इन ग्राम सभाओं या ग्राम पंचायतों के पास शक्तियां क्या क्या होंगी। तो उसमें एक तो याद रखेंगे कि जितनी भी विकास परियोजनाएं यहां पर चलेंगी और उसके लिए भूमि अधिग्रहण करना है। एक तो हमारे यहाँ ये बहुत बड़ी एक समस्या है ना कि विकास परियोजनाओं के लिए सबसे बड़ा जो पेच पहला अटकता है, जो सबसे पहले रोड़ा आता है विकास की राह में, वो आता है भूमि अधिग्रहण। तो भूमि अधिग्रहण को लेकर लोग बहुत संजीदा होते हैं और अनुसूचित क्षेत्रों में क्योंकि जनजाति समूह रह रहे हैं और जनजाति समूह इनकी तो अगर वैसे भी हम लड़ाई देखें तो जल जंगल जमीन की ही है। जमीन एक बड़ी लड़ाई का विषय है कि हम हजारों साल से जमीन पर रह रहे हैं, हमारा हक है। अब तुम अचानक से भारत सरकार बना के कौन होते हैं यहाँ पर हमारी जमीन पर सरकारी जमीन होने का दावा ठोकने वाले? इस तरह की एक लड़ाई चल रही है। तो जो हमारे जनजाति समूह है ये अपना हक मानते हैं जमीनों को। तो याद रखें, उसको सुनिश्चित करते हुए यह कहा गया है कि यदि कहीं पे भी किसी विकास परियोजना के लिए, किसी भी अनुसंधान के लिए यदि भूमि अधिग्रहण करना है तो यहाँ पर जो पंचायतें हैं या ग्राम सभा स्तर है, ग्राम सभाएं हैं, उनसे परामर्श आवश्यक है। उनके परामर्श के बिना यहाँ पर भूमि अधिग्रहण नहीं किया जाएगा। फिर आगे चलें तो ये जरूर याद रखें कि यदि परियोजनाओं
को वास्तविक रूप से कार्यान्वयन करना है, यह अधिकार राज्य के पास सुरक्षित है। बस इनसे परामर्श किया जाएगा। आगे देखें तो एक बहुत ही जरूरी चीज याद रखेंगे, लघु जल निकाय और इनके आयोजन और प्रबंधन को उचित स्तर की पंचायत को सौंपा जाएगा। हम बड़े जल निकायों की बात नहीं कर रहे हैं, हम यहाँ पे बांधों की बात नहीं कर रहे हैं, परंतु यदि कोई लघु जल निकाय है कि ग्राम स्तर पर या 2-4 ग्राम स्तर पर, ब्लॉक स्तर पर कोई जल के स्रोत हैं, अब उनका प्रबंधन कैसे करना है, यह शक्ति उचित स्तर की पंचायत को ही दे दी जाएगी। वो चाहे ग्राम पंचायत हो, चाहे ब्लॉक पंचायत हो, चाहे आपकी जिला परिषद हो। फिर हम आगे आते हैं तो गौण खनिजों के लिए जब लाइसेंस जारी करना हो या खनन पट्टा देना हो, जब खनन के द्वारा किसी खनिज को निकालना हो जमीन से, तो जब भी ऐसा कोई कार्यक्रम का कार्यान्वयन किया जाएगा तो याद रखेंगे कि उचित स्तर की ग्राम सभा या पंचायतों की सिफारिशें अनिवार्य होंगी, उनसे सलाह किए बगैर नहीं किया जाएगा। और फिर राज्य का विधानमंडल, अंत में राज्य का विधानमंडल विधि को अधिनियमित करते हुए यह सुनिश्चित करेगा कि जो आगे हम बात करने वाले हैं ये शक्तियां पंचायत के पास या ग्राम सभा के पास हों। तो राज्य विधि द्वारा अधिनियमित करेगा इस चीज को कि क्या क्या शक्तियां हों ग्राम सभा या ग्राम पंचायत के पास, के किसी भी मादक पदार्थ की जो बिक्री है, खपत है, उस पर या तो प्रतिबंध लगा दिया जाए या उसको विनियमित करें। ये किसी भी तरह का जो मादक पदार्थ वहां पे बिक रहा है, मैं सीधे तौर पे बात करूं तो शराब बिक्री की, मतलब पंचायतों और ग्राम सभा को शक्तियां दे देंगे कि अपने अधिकार क्षेत्र के अंदर आप यह निर्णय लेंगे कि शराब की बिक्री होगी या नहीं होगी, या शराब की बिक्री होगी तो किस प्रकार से होगी, कितनी शराब की दुकानें खुलेंगी, कितनी उम्र के व्यक्तियों को शराब बेची जा सकती है, नहीं बेची जा सकती है। यह अधिकार यहां पर पंचायतों और ग्राम सभाओं के पास होगा। अब वो राज्य का विधि द्वारा अधिनियमित कानून होगा कि यह शक्ति ग्राम सभा के पास है या पंचायत के पास है। आगे देखें तो लघु वनोपजों का स्वामित्व, यहां पर हम लघु वनोपजों की बात कर रहे हैं, मतलब जैसे मान लीजिए कि कुछ पत्ते हो गए हैं, कुछ टहनियां डंडियां हो गई हैं, या कुछ गिरे हुए फल हो गए हैं, उनके ऊपर अधिकार जो होगा या उनको विनियोजित करने का अधिकार है वो राज्य के कानून द्वारा या ग्राम सभा या पंचायतों के पास होगा। इसी के साथ भूमि के अलगाव को रोकने की शक्ति, मतलब कि कहीं जनजातियों को उनकी भूमि से अलग ना कर दिया जाए, जनजातियों की भूमि को हस्तांतरित कर दिया जाए गैर जनजातीय लोगों के पास, तो इस तरह के प्रावधानों को रोकने की भी शक्ति या ग्राम सभा या ग्राम पंचायत के पास होगी। इसी के अलावा गांव के बाजारों का प्रबंधन हो जाए या फिर अनुसूचित जनजाति को ऋण देने वाली व्यवस्था हो जाए, उसके ऊपर भी सीधा सीधा इन्हीं का अधिकार अब हो जाएगा। और फिर आगे देखें तो सभी सामाजिक क्षेत्रों में संस्थान या पदाधिकारियों पर अपनी पकड़ बनाए रखना, मतलब कोई भी सामाजिक क्षेत्र का संस्थान यहाँ पर काम कर रहा है, कोई अस्पताल है, कोई पशुपालन की व्यवस्था है, या कोई आर्थिक क्षेत्र का कुछ इस तरह का संस्थान यहाँ पर काम कर रहा है, तो फिर उनके ऊपर पकड़ रहेगी यहाँ की पंचायतों और ग्राम सभा की। इसी के साथ जनजातियों की लिए उप योजनाओं सहित ऐसी योजनाओं के लिए स्थानीय योजनाओं और संसाधनों को नियंत्रित करना, जितनी भी योजनाएं यहाँ पर चल रही हैं जनजातियों को फायदा पहुंचाने के लिए, तो उनके लिए कितने संसाधनों को प्रयुक्त किया जा सकता है, यह निर्णय भी यहाँ पर पंचायतें या ग्राम सभा लेंगी। और फिर राज्य कानून द्वारा यह भी सुनिश्चित करेगा कहीं ऊंचे स्तर की पंचायत निचले स्तर की पंचायत की शक्तियों का हनन ना कर दे। कहीं ऐसा ना हो जाए कि जो शक्तियां ग्राम सभा को या ग्राम पंचायत को दी गई है वो असल में जिला परिषद या ब्लॉक स्तर की पंचायत हड़प जाए और खुद ही उन शक्तियों का इस्तेमाल करने लग जाए। हर स्तर की पंचायत को समुचित शक्तियां प्रदत्त करना यह पैसा अधिनियम का एक मुख्य उद्देश्य है। तो इन सब शक्तियों के साथ पैसा अधिनियम के द्वारा हम कोशिश करते हैं कि अनुसूची 5 के द्वारा जिन भी राज्यों में अनुसूचित क्षेत्र बनाए गए हैं वहां के प्रशासन में पंचायती राज के प्रावधान को लागू किया जाए और पंचायती राज के प्रावधान अनुकूल बनाए जाएं अनुसूचित जनजातियों के रीति रिवाजों के द्वारा, और फिर अनुसूचित जनजातियों को ज्यादा स्वायत्त शक्तियां भी दी जाएं कि अपने प्रशासन को वो अपने तौर तरीकों से चला सके। और अंतिम उद्देश्य फिर कहीं ना कहीं यही कि धीरे धीरे वक्त गुजरने के साथ हम जैसे जैसे इनको मुख्य धारा के प्रशासन में समाहित करते चले जा रहे हैं, ऐसे ही मुख्य धारा की शिक्षा व्यवस्था हो, रोजगार व्यवस्था हो, भारत की विकास, उन्नति और तरक्की का जो आधुनिक मार्ग है
उसी मार्ग पर सम्मिलित कर लिया जाए हमारे आदिवासी जनजातीय भाई बहनों को भी। यह पेशा का एक और मुख्य उद्देश्य है। तो आज की कक्षा में हमने समझा अनुसूची 5 और 6 को। हम समझ चुके हैं कि अनुसूचित जनजातियों के मापदंड क्या हैं और अनुसूची 5 के तहत किसी भी राज्य में यदि अनुसूचित क्षेत्र बनाते हैं तो उसके मापदंड क्या हैं और वहां का प्रशासन अलग कैसे हो जाएगा। किसको अनुसूचित क्षेत्र बनाने का अधिकार है? राष्ट्रपति महोदय को। और इसके बाद अनुसूची 6 में हम उत्तर पूर्व के 4 राज्यों की बात करते हैं, असम, मेघालय, मिजोरम, त्रिपुरा। और हम वहां देखते हैं कि स्वशासी जिले की, स्वशासी क्षेत्रों की और स्वशासी ग्रामों की परिकल्पना की गई है और वहां पर प्रशासन चलाने के लिए स्वशासी जिला परिषद है, स्वशासी क्षेत्र परिषद है और स्वशासी ग्राम परिषद है और उनको ज्यादा स्वायत्त शक्तियां दी गई हैं। और फिर आते हैं अनुसूची 5 के तहत जिन राज्यों में अनुसूचित क्षेत्र है वहां पर पंचायती राज लागू करने के लिए। एक मेन बात याद रखेंगे कि हम जो ये पेशा अधिनियम की बात कर रहे हैं, ये अनुसूची 6 वाले राज्यों पर नहीं, वरन सिर्फ और सिर्फ अनुसूची 5 वाले राज्यों पर, मतलब अनुसूची 5 के तहत जिन राज्यों में अनुसूचित क्षेत्र है सिर्फ उनके ऊपर पेशा अधिनियम लागू होगा। आज की कक्षा में इतना ही, मिलते हैं अगली कक्षा के अंदर। धन्यवाद।